मार्च की बर्फ शर्मा एंटरप्राइजेस की ऊंची खिड़कियों पर घनी और भारी गिर रही थी, जिसने शिमला शहर को सफेद खामोशी की चादर से ढक दिया था। गुरुवार की रात के 11 बजे बज रहे थे और कार्यालय की अधिकांश मीनार लंबे समय से खाली हो चुकी थी। लेकिन 18वीं मंजिल पर एक अकेला कार्यालय अभी भी तेज फ्लोरोसेंट रोशनी से जगमगा रहा था। अर्जुन शर्मा अपनी महोगनी की मेज के पीछे बैठे थे, अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन को शून्य भाव से देख रहे थे, जहां स्प्रेडशीट और तिमाही रिपोर्ट आपस में मिलकर अर्थहीन कॉलम बन गए थे। इस वरिष्ठ सलाहकार ने अपना करियर सटीकता और नियंत्रण पर बनाया था, लेकिन आज रात उनका मन उन यादों में भटक रहा था जिन्हें वे आमतौर पर बंद रखते थे। उन्होंने एक नर्म क्लिक के साथ कंप्यूटर बंद किया और अपनी चमड़े की जैकेट की ओर हाथ बढ़ाया, ये तय करते हुए कि जो भी काम बचा है वो सुबह तक इंतजार कर सकता है। जब वे खाली गलियारे से नीचे जा रहे थे तो इमारत खोखली महसूस हो रही थी। उनके कदमों की आहट सन्नाटे को तोड़ने वाली एकमात्र आवाज थी। जब लिफ्ट के दरवाजे संगमरमर की लॉबी में खुले तो अर्जुन बाहर निकले और तुरंत मुख्य प्रवेश द्वार के पास बेंच पर दुबकी हुई एक छोटी सी आकृति देखी। एक छोटी बच्ची, शायद 6 साल की, अपने फीके पड़ चुके बैकपैक के चारों ओर अपनी बाहें लपेटे बैठी थी। उसके काले बाल उसके चेहरे के चारों ओर गीली लटों में लटके थे और उसकी पतली जैकेट बर्फ से भीगी हुई लग रही थी। वो रो नहीं रही थी और न ही मदद के लिए पुकार रही थी, बस एक धैर्य के साथ वहां बैठी थी जो उसकी उम्र के हिसाब से बहुत अधिक परिपक्व लग रहा था। जब उसने ऊपर देखा और उसकी नज़र अर्जुन से मिली तो उसकी भूरी आंखों में एक शांत आशा थी जिसने उसे अपने रास्ते में रुकने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने सचेत रूप से निर्णय लेने से पहले ही खुद को उसकी ओर बढ़ते हुए पाया, और जब वे बोले तो उनकी आवाज़ उनकी मंशा से कहीं ज्यादा भारी निकली। घंटों की खामोशी के बाद, तुम यहाँ इतनी देर से क्या कर रही हो, बेटा? बच्ची ने बहुत धीमी आवाज में उत्तर देने से पहले उसे ध्यान से देखा। मैं अपनी मम्मी का इंतजार कर रही हूँ, वो ऊपर दफ्तरों की सफाई का काम करती हैं। उसने अपनी जैकेट को अपने चारों ओर और कसकर लपेट लिया और आगे कहा, मेरी मम्मी बीमार हैं, वो कभी कभी अपना पेट पकड़ लेती हैं और कांपने लगती हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं किसी को न बताऊं क्योंकि अगर वो अब काम नहीं कर पाएंगी तो हम उनकी दवा का खर्च नहीं उठा पाएंगे। उन शब्दों पर अर्जुन के सीने में कुछ दर्दनाक हलचल हुई, जैसे किसी कमरे का दरवाजा जबरन खोला गया हो जिसे उन्होंने दशकों से सील कर रखा था। एक पल के लिए वे सांस नहीं ले पाए क्योंकि एक और महिला की यादें ताज़ा हो गई जिसने बीमारी और थकान के बावजूद काम किया था। उनकी अपनी माँ, जिन्होंने फर्श रगड़े थे और शौचालय साफ किए थे ताकि उन्हें वे अवसर मिल सके जो उन्होंने कभी नहीं जाने थे। उनकी मृत्यु एक रात की पाली में अकेले में हुई थी जब वे कॉलेज में दूर थे और वे अलविदा कहने के लिए घंटों देरी से पहुंचे थे। वो पछतावा तब से उनके साथ था, एक बोझ जिसे वे ढोते थे लेकिन शायद ही कभी स्वीकार करते थे। उन्होंने फिर से उस छोटी बच्ची की ओर देखा, ये देखते हुए कि उसने ठंड के बारे में कोई शिकायत नहीं की या उनसे कुछ नहीं मांगा, और उन्हें अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने धीरे से पूछा। शांति, उसने एक छोटी सी मुस्कान देते हुए उत्तर दिया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मैं बस यहाँ तब तक इंतजार करती हूँ जब तक मम्मी काम खत्म नहीं कर लेती। मैं नहीं चाहती कि वो बर्फ में अकेली घर जाएं। अर्जुन ने अपने गले में अचानक आए भारीपन को महसूस किया और खिड़कियों की ओर देखा जहां अंधेरे में बर्फ गिरना जारी थी। यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी और उनकी कंपनी के सफाई कर्मचारियों के निजी संघर्षों में शामिल होने का उनका कोई दायित्व नहीं था। लेकिन जब वे शांति के शांत, बिना शिकायत वाले चेहरे को देख रहे थे तो उन्हें पूर्ण निश्चितता के साथ पता था कि वे बस यूं ही नहीं जा सकते। इस बार नहीं, उस रात बाद में अर्जुन अपने डाउनटाउन अपार्टमेंट में बैठे थे। उनके कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी उनके चेहरे पर परछाइयां डाल रही थी। शांति के शब्द उनके मन में गूंजने के कारण नींद आना असंभव लग रहा था। इसलिए इसके बजाय उन्होंने शर्मा एंटरप्राइजेस के कर्मचारी डेटाबेस को एक्सेस किया और एक खोज टाइप की। जो फाइल सामने आई उसमें लक्ष्मी प्रसाद नाम की एक महिला थी, उम्र 30 साल, जिसके काले बाल एक व्यवहारिक पोनीटेल में बंधे थे और थकी हुई भूरी आंखें जिनमें उनकी विशेषताओं में स्पष्ट थकान के बावजूद अभी भी गर्मजोशी के निशान थे। वो 9 महीने से रात की सफाई की पाली में काम कर रही थी और उससे पहले वो राज्य मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की छात्रा थी, जब तक कि उसने अपने अंतिम वर्ष के दौरान उन कारणों से पढ़ाई नहीं छोड़ दी थी जिन्हें फाइल में निर्दिष्ट नहीं किया गया था। नोट्स में उन्हें विश्वसनीय और शांत बताया गया था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी समस्याएं पैदा नहीं की या अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कई अस्पष्टीकृत अनुपस्थितियां ली थीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई आधिकारिक चिंता पैदा हुई हो। जहां तक कंपनी का सवाल था, लक्ष्मी प्रसाद पेरोल पर सिर्फ एक और नाम थी, अदृश्य और साधारण। अगली सुबह अर्जुन सामान्य से पहले कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा कार्यालय गए जहां उन्होंने पिछले सप्ताह की रात की पालियों के फुटेज मांगे।
तकनीशियन ने बिना किसी सवाल के रिकॉर्डिंग निकाली और अर्जुन अपनी बाहें बांधे खड़े रहे क्योंकि स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें चलने लगीं। वहां लक्ष्मी अपनी सफाई वाली गाड़ी के साथ गलियारों में व्यवस्थित रूप से घूम रही थी और फिर अचानक एक हाथ से दीवार पकड़ने के लिए रुकी जबकि दूसरा हाथ अपने पेट की तरफ दबाया। उसका शरीर थोड़ा डगमगाया इससे पहले कि वो सीधी हुई और काम करना जारी रखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक अन्य क्लिप में वो एक खाली गलियारे में भारी मन से बैठी थी। उसके कंधे झुके हुए थे और उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन जब कदमों की आहट करीब आई तो वो तुरंत खड़ी हो गई और एक मजबूर मुस्कान के साथ अपने काम में जुट गई। अर्जुन ने कई और रिकॉर्डिंग देखी जिनमें स्पष्ट दर्द और थकान के बावजूद काम करने का वही पैटर्न दिखाई दिया। वो अपनी स्थिति छिपा रही थी ताकि वो उस नौकरी को न खो दे जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उन्होंने रात की पाली की पर्यवेक्षक जानकी को बुलाया और सीधे पूछा कि क्या सफाई कर्मचारियों में से किसी ने बीमारी के लक्षण दिखाए हैं। जानकी ने स्वीकार करने से पहले झिझकते हुए कहा कि लक्ष्मी कुछ रातों में संघर्ष करती दिखती थी, कि उसने उसे पीला और अस्थिर देखा था, लेकिन लक्ष्मी ने हमेशा जोर दिया कि वो ठीक है। उसने मुझसे एक बार कहा था कि वो बीमार होने का जोखिम नहीं उठा सकती। जानकी ने धीरे से कहा कि उसकी बेटी को उसकी जरूरत है और बस यही मायने रखता था। पर्यवेक्षक को विदा करने के बाद अर्जुन अपने कार्यालय लौटे और खिड़की पर खड़े होकर शहर में गिरती बर्फ को देखते रहे। लक्ष्मी प्रसाद ने कभी डॉक्टर बनने के सपनों के साथ मेडिकल स्कूल के गलियारों में चहलकदमी की थी और अब वो अपनी रातों को फर्श रगड़ने में बिताती थी जबकि वो एक ऐसी बीमारी को छिपा रही थी जो स्पष्ट रूप से बिगड़ रही थी। ये सब शांति के लिए था। वो छोटी बच्ची जो समझदार आंखों और भीगे हुए बैकपैक के साथ लॉबी में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। उस शाम अर्जुन अपने अपार्टमेंट में अकेले बैठे थे और उनके हाथों में एक पुरानी तस्वीर थी जिसे उन्होंने अब शायद ही कभी खुद को देखने की अनुमति दी थी। उनकी माँ उस फीकी पड़ चुकी छवि से उनकी ओर मुस्कुरा रही थी। उनका पतला चेहरा उस व्यक्ति की थकान दिखा रहा था जिसने सालों तक खुद को हड्डियों तक घिस दिया था। उन्होंने उनके बचपन के दौरान कार्यालय की इमारतों और स्कूलों की सफाई की, डबल शिफ्ट की और भोजन छोड़ा ताकि उनके पास वे चीजें हो सके जो वो कभी नहीं खरीद पाई थी। उन्हें ठंडे गलियारों में उनका इंतजार करना याद था, दूसरे बच्चों को उन्हें घूरते हुए देखना जब उन्हें पता चलता था कि उनकी माँ झाड़ू और बाल्टी वाली महिला है। जब वे कॉलेज के दूसरे वर्ष में थे तब वो एक शिफ्ट के दौरान गिर गई थी और जब तक उन्हें फोन आया और वे शहर वापस पहुंचे तब तक वह जा चुकी थी। उस फर्श पर उनके अकेले पड़े होने की छवि ने उन्हें तब से परेशान किया था, एक याद दिलाती हुई कि उनकी देखभाल करने के उनके सभी वादे बहुत देर से आए थे। उन्होंने तब से एक सफल करियर और एक आरामदायक जीवन बनाने में साल बिताए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उस खाली जगह को कभी नहीं भरा था जो उनकी मां की मृत्यु ने छोड़ी थी। अर्जुन ने लक्ष्मी प्रसाद की कर्मचारी फाइल के बगल में फोटोग्राफ रखा और एक निर्णय लिया। उन्होंने मानव संसाधन निदेशक को फोन किया और स्पष्ट विशिष्ट निर्देश दिए। लक्ष्मी का मूल वेतन तत्काल प्रभाव से 20% बढ़ाया जाना चाहिए, जिसे प्रदर्शन समायोजन के रूप में उचित ठहराया गया। उनके सफाई के काम को कम आवाजाही वाली निचली मंजिलों पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए जहां लिफ्ट तक आसान पहुंच हो। उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता के बिना कंपनी के स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम में नामांकित किया जाना था, जिसे सामान्य कल्याण पहल के तहत सूचीबद्ध किया गया था जिसमें कर्मचारी अनुरोधों की आवश्यकता नहीं होती थी। जब उन्होंने रात की पाली के समन्वयक से संपर्क किया तो उन्होंने एक अंतिम निर्देश जोड़ा, अगर लक्ष्मी प्रसाद को कभी शेड्यूल में बदलाव या छुट्टी की जरूरत हो तो उसे बिना देरी किए और बिना स्पष्टीकरण मांगे मंजूर कर दें। बस इसे कर दें। समन्वयक बिना सवाल पूछे सहमत हो गया, क्योंकि जब अर्जुन शर्मा कोई अनुरोध करते थे तो लोग सुनते थे। उन्होंने फोन काट दिया और अपने अपार्टमेंट के अंधेरे में बैठ गए, ये जानते हुए कि उन्होंने जो किया है वो सब कुछ ठीक नहीं करेगा, लेकिन इस उम्मीद में कि इससे लक्ष्मी का बोझ थोड़ा हल्का हो सकता है। यह मान्यता या कृतज्ञता के बारे में नहीं था, ये किसी ऐसे व्यक्ति को देखने के बारे में था जिसे मदद की जरूरत थी और वास्तव में मुंह मोड़ने के बजाय उसके बारे में कुछ करने के बारे में था। ये बहुत देर से पहुंचने के बजाय एक बार समय पर होने के बारे में था। लक्ष्मी को बदलावों पर ध्यान देने में 3 हफ्ते बीत गए। उनका काम 10वीं मंजिल पर स्थानांतरित हो गया था, जो कि साफ सुथरी और शांत थी और वहां संभालने के लिए बहुत कम कार्यालय थे। किसी ने भंडारण कोठरी में एक नया झाड़ू और ताज़ा सामान छोड़ दिया था और ब्रेक रूम में हमेशा गर्म कॉफी इंतजार करती हुई लगती थी। जब उसने अपने वेतन विवरण की जांच की तो उसे एक ऐसी वृद्धि मिली जिसका उसने अनुरोध नहीं किया था और जिसे वो समझा नहीं सकती थी। पहले तो उसे लगा कि यह कोई लिपिकीय त्रुटि है या शायद पूरी कंपनी में किया गया समायोजन, लेकिन इसके बारे में कुछ जानबूझकर किया गया महसूस हुआ। उसने अपने पर्यवेक्षक से पूछा कि उसे क्यों फिर से तैनात किया गया है, और उसने दक्षता और आसान लिफ्ट पहुंच के बारे में एक अस्पष्ट उत्तर दिया जो काफी समझ में नहीं आता था। जब उसने और जोर दिया
तो उसने उल्लेख किया कि यह परिवर्तन उच्च प्रबंधन से आया था। हालांकि उसके पास विवरण नहीं था। लक्ष्मी इस भावना को नहीं छोड़ पा रही थी कि कोई उसका ख्याल रख रहा है, और इस विचार ने उसे आभारी होने के बजाय असहज कर दिया। उसके अनुभव में अप्रत्याशित दयालुता आमतौर पर शर्तों के साथ आती थी। उसने जानकारी जुटाने में कुछ दिन बिताए, प्रशासनिक कर्मचारियों से आकस्मिक प्रश्न पूछे जो उसे गलियारों में देर रात की मुलाकातों से जानते थे। अंत में एक कनिष्ठ सहायक ने उल्लेख किया कि उसने लक्ष्मी के नाम वाले कार्य पुनर्मूल्यांकन फॉर्म पर अर्जुन शर्मा के हस्ताक्षर देखे थे। अगली शाम लक्ष्मी ने शांति को एक पड़ोसी के पास छोड़ दिया और अपनी शिफ्ट के दौरान लिफ्ट से 18वीं मंजिल पर गई। वो पहले कभी कार्यकारी कार्यालयों में नहीं गई थी और अपनी सफाई की वर्दी में खुद को वहां अनुपयुक्त महसूस कर रही थी। लेकिन वो कंधे सीधे और ठुड्डी उठाकर स्वागत डेस्क तक गई। रिसेप्शनिस्ट हैरान दिखी, लेकिन उसने एक त्वरित कॉल की और कुछ ही मिनटों में लक्ष्मी ने खुद को अर्जुन शर्मा के कार्यालय में खड़ा पाया। जब उसने प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी मेज से ऊपर देखा और उसने देखा कि वे उसे देखकर हैरान नहीं लग रहे थे। मिस्टर शर्मा, उसने शुरू किया। उसकी आवाज़ स्थिर थी, बावजूद इसके कि उसके पेट में घबराहट हो रही थी। मैं आपने जो किया है उसके लिए आपको धन्यवाद देने आई हूं और आपसे इसे रोकने के लिए कहने आई हूं। अर्जुन धीरे से खड़े हुए। उनका चेहरा सावधानी से तटस्थ था और उसके आगे बढ़ने का इंतजार किया। लक्ष्मी ने सांस ली और बोलना जारी रखा। मुझे पता है कि यह आप ही थे जिसने मेरा काम बदला और मेरे वेतन में समायोजन किया। मुझे पता है कि आप मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इसे जितना कह सकती हूं उससे कहीं ज्यादा सराहती हूं। लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मैंने इन चीजों को अर्जित नहीं किया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी यह सोचते हुए बड़ी हो कि उसकी मां को किसी और के द्वारा बचाए जाने की जरूरत थी। तुम्हें बचाया नहीं गया, अर्जुन ने धीरे से कहा। तुम्हें देखा गया। दोनों में अंतर है। लक्ष्मी ने अपना सिर हिलाया। उसके हाथ उसके बगल में मुट्ठियों में भींचे हुए थे। आप नहीं समझते। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं चाहती हूं कि शांति याद रखे कि मैंने जो कुछ भी हमारे पास था उसके लिए संघर्ष किया, कि मैं अपने पैरों पर खड़ी रही और हमारा ख्याल रखा। मैं उसे यह नहीं सोचने दे सकती कि मैं किसी और की खैरात पर जीवित रही। अर्जुन काफी देर तक खामोश रहे और लक्ष्मी ने उनके चेहरे के भावों में कुछ बदलाव देखा। दर्द की एक झलक या शायद समझ। जब वे अंत में बोले तो उनकी आवाज कोमल थी। मेरी माँ भी एक सफाईकर्मी थी। उन्होंने मुझे बेहतर जीवन देने की कोशिश में खुद को मौत तक घिस दिया और मैं उनकी मदद करने के लिए बहुत देर से पहुंचा। तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो लक्ष्मी। तुम कोई ऐसी व्यक्ति हो जो मुझे उस इंसान की याद दिलाती है जिससे मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया। शब्दों ने लक्ष्मी को उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक जोर से प्रभावित किया और एक पल के लिए वो बोल नहीं पाई। लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रही। सहानुभूति को अपना मन बदलने नहीं दिया। आपके नुकसान के लिए मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मुझे ये खुद करने की जरूरत है। मुझे अपनी बेटी की आंखों में देखना है और यह जानना है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो मैंने कमाया है। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में उसके प्रति सम्मान स्पष्ट था। मैं समझता हूं, उन्होंने सादगी से कहा, और लक्ष्मी जानती थी कि उनका यही मतलब है। वह पीठ सीधी और अपने संकल्प को बरकरार रखते हुए उनके कार्यालय से बाहर निकल गई। और जब उसके पीछे लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए तो अर्जुन अपनी मेज के पास खड़े रहे। खारिज महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी ताकत से विनम्र महसूस कर रहे थे। 6 सप्ताह बीत गए और मार्च के अप्रैल की ओर बढ़ने के साथ ही शिमला पर सर्दियों की पकड़ ढीली होने लगी। लक्ष्मी ने अपनी रात की पाली में काम करना जारी रखा और हालांकि उसके शरीर का दर्द और भी बदतर हो गया। उसने छुट्टी लेने या मदद मांगने से इनकार कर दिया। उसने खुद से कहा कि वो बस थोड़ा और समय खींच सकती है, कि उसे महीने के अंत तक पहुंचना है जब शांति के प्रीस्कूल के लिए उसके नवीनतम भुगतान का भुगतान किया जाएगा। हर रात वो अपनी बेटी को सूप के थमस और एक पसंदीदा भरवा जानवर के साथ छोड़ देती थी। वादा करती थी कि वो सुबह होने से पहले घर आ जाएगी, लेकिन उसके शरीर की कुछ और ही योजनाएं थीं। एक रात 17वीं मंजिल के गलियारे में पोंछा लगाते समय लक्ष्मी की आंखों के सामने अचानक धुंधलापन छा गया और उसके घुटने उसके नीचे जवाब दे गए। उसने दीवार को पकड़ने की कोशिश की लेकिन चूक गई और उसके पेट में जबरदस्त दर्द हुआ जब वो टाइल वाले फर्श पर गिर गई। बाल्टी पलट गई और पानी फैल गया और उसने महसूस किया कि उसका शरीर एक बार कांप उठा और फिर सब कुछ स्थिर हो गया। उसने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की लेकिन अपनी आवाज नहीं निकाल पाई। और अंधेरे के उसे घेरने से पहले आखिरी चीज जो उसे याद थी वो थी शांति का इंतजार करना कि वो घर आएगी। नीचे लॉबी में शांति 2 घंटे से अधिक समय से अपनी सामान्य बेंच पर बैठी थी। रात के सुरक्षा गार्ड ने उसे पहले भी कई बार वहां देखा था और तब तक इसके बारे में कुछ नहीं सोचा जब तक कि उसने अपनी घड़ी नहीं देखी और महसूस नहीं किया कि कितनी देर हो चुकी है। लक्ष्मी को अब तक अपनी शिफ्ट खत्म कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नीचे नहीं आई थी।
शांति अपने छोटे हाथों में अपने बैकपैक को पकड़े खड़ी हुई और अपनी भूरी आंखों में आंसू लिए गार्ड के पास गई। अंकल, मेरी मम्मी अभी तक वापस नहीं आई हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। वो बीमार हैं और मुझे डर लग रहा है कि कुछ हुआ है। कृपया उन्हें खोजने में मेरी मदद करें। गार्ड ने तुरंत सहायता के लिए रेडियो किया और कुछ ही मिनटों में सुरक्षा टीम ने निगरानी फुटेज पर लक्ष्मी को 17वीं मंजिल पर बेसुध पड़ा हुआ पाया। कॉल कमांड की श्रृंखला के माध्यम से ऊपर गई और अर्जुन के घर के फोन पर उसी समय पहुंची जब वे बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने लोअर और टी शर्ट बदलने की जहमत नहीं उठाई, बस अपनी चाबियां उठाईं और भागे। अर्जुन धड़कते दिल के साथ लाल बत्तियों और खाली चौराहों से होते हुए गाड़ी चला रहे थे। उन सड़कों को शायद ही देख पा रहे थे जो पीछे छूटती जा रही थी। जब वे इमारत में पहुंचे तो शांति अपनी बाहों को अपने घुटनों के चारों ओर लपेटे लॉबी के फर्श पर बैठी थी। और जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह खड़ी हुई और उनकी ओर दौड़ी। वे अपने घुटनों के बल बैठ गए और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका छोटा सा शरीर उनके सीने से लगकर कांपता हुआ महसूस किया। तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी, उन्होंने उसे बताया, हालांकि वे निश्चित नहीं थे कि वे ऐसा वादा कर रहे हैं जिसे वे निभा सकते हैं या नहीं। मैं अब यहाँ हूँ और मैं उनकी मदद करने जा रहा हूँ। उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया। अर्जुन ने लक्ष्मी के अचेत शरीर को अपनी कार तक पहुंचाया और उसे पीछे की सीट पर धीरे से लिटा दिया जबकि शांति अंदर चढ़ गई और कांपते हाथों से खुद को बांध लिया। उसने अपनी मां का बेजान हाथ पकड़ रखा था और फुसफुसाई, मम्मी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज जाग जाओ। अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और अपने जीवन में अब तक की सबसे तेज गति से गाड़ी चलाई, मन ही मन प्रार्थना करते हुए कि इस बार वे बहुत देर न कर दें। अस्पताल में आपातकालीन टीम ने लक्ष्मी को गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू में पहुंचाया जबकि अर्जुन शांति को अपनी गोद में लिए प्रतीक्षा कक्ष में रहे। वह अंततः थकान से सो गई, लेकिन अर्जुन अपनी आंखों को उन दरवाजों पर टिकाए पूरी तरह जागते रहे जिन्होंने घंटों पहले लक्ष्मी को निगल लिया था। उन्होंने अपनी मां और उस कॉल के बारे में सोचा जो 20 साल बाद बहुत देर से आई थी, और उन्होंने एक मौन व्रत लिया कि आज रात इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा। जब डॉक्टर आखिरकार बाहर निकली तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मी को लूपस था और वह इलाज के बिना गंभीर बीमारी के बावजूद काम कर रही थी। उसका शरीर खुद पर हमला कर रहा है, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। अगर वो इस तरह से जीना जारी रखती है तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक जीवित रह पाएगी। उसे उचित देखभाल और आराम की जरूरत है, न कि रात की पाली और तनाव की। अर्जुन ने भोर होने से पहले फोन किए। उन्होंने एक विशेषज्ञ मित्र से संपर्क किया जो अर्जुन द्वारा सालों पहले स्थापित एक अनाम चिकित्सा कोष के माध्यम से सभी खर्चों को कवर करते हुए तुरंत लक्ष्मी की देखभाल करने के लिए सहमत हो गया। उन्होंने मानव संसाधन निदेशक को फोन किया और सुनिश्चित किया कि लक्ष्मी विस्तारित चिकित्सा अवकाश के साथ पूरे वेतन पर बनी रहेगी। जब तक सूरज उगा सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था, और जब शांति उनकी बाहों में जागी और पूछा कि क्या उसकी मम्मी अभी भी जीवित हैं, तो अर्जुन ईमानदारी से उसे हाँ कह सके। लक्ष्मी को 2 दिन बाद होश आया। उसका कमरा निजी और शांत था, उन फूलों से भरा हुआ था जिन्हें शांति ने खुद सजाने पर जोर दिया था। अर्जुन उसके बिस्तर के पास बैठे थे जब उसकी भूरी आंखें धीरे धीरे खुलीं, और जब उसने उन्हें वहां देखा तो उसने विरोध नहीं किया और न ही उन्हें जाने के लिए कहा। इसके बजाय उसकी आंखों से आंसू छलक आए और वो फुसफुसाई, शुक्रिया, इस बार मुझे बहुत देर नहीं हुई, अर्जुन ने धीरे से कहा, उसके माथे से काले बालों की एक लट को हटाते हुए। रिकवरी में कई हफ्ते लगे, लेकिन लक्ष्मी धीरे धीरे मजबूत होती गई। जब उसे आखिरकार छुट्टी दे दी गई तो अर्जुन अपनी साधारण सेडान में किनारे पर इंतजार कर रहे थे और शांति पीछे की सीट पर उत्साह से उछल रही थी। लक्ष्मी ने कार में बैठने के लिए उनकी मदद स्वीकार की और पहली बार उसे किसी की जरूरत महसूस करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। बाद के महीनों में लक्ष्मी ने शर्मा एंटरप्राइजेस के सामुदायिक आउटरीच विभाग में एक अंशकालिक पद स्वीकार कर लिया। ऐसा काम जिसने उसके शरीर को नहीं थकाया, बल्कि उसे दूसरों की मदद करने के लिए अपने चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करने दिया। अर्जुन अधिकांश दिनों में उसके कार्यालय आने के बहाने ढूंढ लेते थे, कॉफी लाते थे या नए कर्मचारी कल्याण पहलों पर उसकी राय मांगते थे। वे वसंत की शामों में शहर की सैर करते थे, अपने अतीत और अपने सपनों के बारे में बात करते थे, जबकि शांति कबूतरों का पीछा करते हुए आगे दौड़ती थी। एक शाम जब वे नए खिले हुए पेड़ों के नीचे टहल रहे थे, अर्जुन ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। शांति पीछे मुड़ी और उन्हें खिलखिलाते हुए देखा। क्या इसका मतलब है कि मिस्टर अर्जुन हमारे साथ रहने वाले हैं? उसने उम्मीद से पूछा। लक्ष्मी ने अर्जुन की ओर देखा, उनकी आंखों में वही आशा और उपचार देखा जो वो अपने दिल में बढ़ता हुआ महसूस कर रही थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि वे रहेंगे 1 साल बाद।
अर्जुन एक सामुदायिक केंद्र के पीछे खड़े थे जब लक्ष्मी एकल माताओं से भरे कमरे में लचीलेपन और मदद मिलने पर उसे स्वीकार करने के बारे में बात कर रही थी। शांति पहली पंक्ति में एक नई पोशाक पहने बैठी थी, जो अपने स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त करता थी, अर्जुन द्वारा चुपचाप स्थापित एक फाउंडेशन की बदौलत। जब लक्ष्मी ने अपनी बात पूरी की और मंच से नीचे उतरी, तो वो सीधे अर्जुन के पास गई और उनका हाथ थाम लिया। अब कमजोर या आश्रित दिखने से नहीं डरती थी। उन्होंने मिलकर सीखा था कि ताकत मदद से इनकार करने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखने में है, और यह कि कभी कभी वे लोग जिन्हें हम बचाते हैं, अंत में बदले में हमें ही बचा लेते हैं। जैसे ही वे शांति के साथ केंद्र से निकले, शहर पर बर्फ धीरे धीरे गिरने लगी, और दशकों में पहली बार अर्जुन ने पुराने पछतावे के बोझ को आखिरकार कम होते महसूस किया। वे एक बार बहुत देर से पहुंचे थे, लेकिन इस बार वे ठीक उसी समय पहुंचे थे जब उनकी जरूरत थी, और ऐसा करते हुए उन्हें न केवल प्रायश्चित मिला था, बल्कि एक ऐसा परिवार मिला था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, और एक ऐसा प्यार जिसने उन सभी को ठीक कर दिया था।